single day. I'm gonna make it. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो शुरू किया था, दो स्टेप्स आपसे डिस्कस किए थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देख लेना, ये आगे का स्टेप है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं समझ आने वाला है। अब ज़रूरी भी यही होता है कि आप पूरा प्रोसेस लाइन वाइज देखो, ठीक है ना। तो शुरू के तो दो स्टेप्स हो गए, अब आगे के 4 स्टेप्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो सबसे पहले बात करते हैं फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो फटाक से कर लेते हैं। अब देखो, जो फीजिबिलिटी स्टडी है ना, ये आपके एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसका बेसिस बनता है। अब जैसा प्रोजेक्ट कि जिसमें ना आप पूरा से पहले से आपका डिफाइंड होता है यार कि क्या प्रोडक्शन की कैपेसिटी होने वाली है, किस लोकेशन पे होगा, आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है मटेरियल्स के लिए, फिर आप इनपुट्स ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेल्स रेवेन्यू वगैरह, आपका सारी चीज़ें हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस लेने में बेस बनता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब जो पर्पस होता है फिजिबिलिटी स्टडी का वो ये है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को एग्जामिन किया जाए। जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्म में आता है कि जितना भी आपका अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे आपको परमिशन वगैरह पूरी मिल सके। अब जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वायबिलिटी के प्रोजेक्ट के, वो फिजिबिलिटी स्टडी के बेसिस पर ही अथॉरिटीज़ जो हैं इवेलुएट करती हैं। अब फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना, इसमें 4 एस्पेक्ट्स पे एनालिसिस किया जाता है: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। इनके अलावा एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ होती है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं जो प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, फिर प्रमोटर्स वगैरह जो हैं प्रोजेक्ट के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार टेक्निकल एस्पेक्ट की। इसमें आपका बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, 6 पॉइंट्स हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। पहला है लोकेशन। अब देखो ये चीज़ समझो, आप चैप्टर 8 बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर टॉपिक करो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, उसके अंडर फिजिबल स्टडी, उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट और उसके अंदर लोकेशन। तो कितने टॉपिक टॉपिक आता जा रहा है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल फिजिबिलिटी स्टडी है उसमें पूरा डिफाइन होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे कर रहे हैं और जो आपका साइट जो है प्रोजेक्ट के लिए वो सब क्या रहेंगी। जो लोकेशन है उसमें आपका जोग्राफिकल एरिया पूरा ढंग से रहता है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट में आपको कोई एग्जैक्ट प्लॉट कि जोग्राफिकल एरिया में कहाँ पे है प्रोजेक्ट को, जहाँ पे लगाया जाएगा। और जो पहला स्टेप है देयरफॉर, वो सिलेक्शन होता है लोकेशन का और साइट का, वो ना जोग्राफिकल लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद रहता है। मतलब जोग्राफिकली आपने पूरा डिफाइन कर लिया, फिर आप जाते हो भैया इस जगह पे हमें अपना काम करना है। हालांकि अब जो साइट कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी ज़रूरत होती है उनको भी आपको दिमाग में रखना होता है लोकेशन सेलेक्ट करते हुए। तो मतलब पहला पॉइंट बस यही कहता है कि आपको कहाँ बिजनेस सेटअप करना है वो देखना है। दूसरा प्लांट कैपेसिटी और साइज़। अब जो साइज़ है आपकी प्लांट का, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वायबिलिटी देख सकें प्रोजेक्ट की। कई इंडस्ट्रीज़ में यार काफ़ी टेक्नोलॉजिकल साइजेस जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। अगर साइज़ सब ऑप्टिमल है तो उसमें ना डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती हैं। अन इकोनॉमिक साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स पुअर परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? उनका पैसा ज़्यादा लग जाता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में। तो बेसिकली क्या साइज़ रखना है आपको, क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा, वो सर आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। औकात से ज़्यादा मतलब औकात तो नहीं यार, जितनी आपकी हैसियत है प्रोड्यूस करने की, जितना पैसा लगाने की, उससे ज़्यादा आप ना करें, ठीक है ना। थर्ड है इसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो ये डिफाइन करे टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है प्रोजेक्ट के लिए, जो टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट करें। जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अगर आप देखते हो कि अब बढ़िया सा कॉम्बिनेशन ढूंढोगे, उनको आपको सेलेक्ट करना है। अब जो अलग अलग इम्प्लीकेशन है ऐसी टेक्नोलॉजी की, उनको असेस करना है आपको। मतलब सारी चीज़ें इसमें देखनी है। टेक्नोलॉजिकल लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सब आपको करना है। तो फिजिबिलिटी स्टडी है ना, उनको अच्छे से पूरा देखना चाहिए। प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडिक्वेसी, सूटेबिलिटी के लिए उनकी स्पेसिफिकेशंस, प्लांट लेआउट, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस हो गया प्लांट के, प्रपोज्ड अरेंजमेंट हो गए, दुनिया भर की चीज़ें हैं वो सारी आपको देखनी होती हैं। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर एक जो प्रोजेक्ट है
उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग आपको देखनी है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या सफिशिएंसी है और एफिशिएंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे आपको रॉ मटेरियल्स और बाकी इनपुट्स ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ और आउटपुट जो आपका बनता है उसको ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने की फैसिलिटी, पावर और फ्यूल सप्लाई, वाटर सप्लाई, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिफ्थ इसमें है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। अब यह जो एफ्लुएंट्स का डिस्पोजल है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज़ में, खासकर केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में। पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए कि जो ये ट्रीटमेंट है कूड़ा कबाड़ा का, वो आप क्या करोगे, उसका डिस्पोजल वगैरह क्या होगा। तो इसमें ना सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस गवर्नमेंट देखती है पूरा कि सेफ़ तरीके से डिस्पोज किया जाए एफ्लुएंट्स को, गैसेस को, एयर, वाटर, सॉइल में। सिक्स्थ और लास्ट है इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन। अगर जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एक प्रोजेक्ट की, उसमें ना फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में सब होना चाहिए कि अगर आपको कोलैबोरेशन वगैरह करना है, क्या क्या डिटेल्स होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। ठीक है, अभी फिजिबिलिटी स्टडी में पहला टेक्निकल हो गया, दूसरा बात करते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट की। छोटा सा है, जो कमर्शियल वाइबिलिटी है प्रोजेक्ट की, वो डिपेंड करता है कि मार्केट का क्या साइज़ है और प्रोडक्ट सर्विसेज की क्या डिमांड है जो वो बनाना चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियली वाइबल माना जाएगा अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिवली मार्केट कर पाए, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, और उसको रीजनेबल मार्जिन मिले प्रॉफिट का। अब ये काफ़ी क्रूशियल फैक्टर रहता है जो आपकी कमर्शियल वाइबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने में, कि जो वो सामान बना रहे हैं ना उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, रिसेशन, इंडस्ट्रियल सिकनेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंजिंग नेचर ऑफ कंपटीशन वगैरह वगैरह, इसे ज़्यादा इम्परेटिव बनाते हैं और एक डिटेल्ड मार्केट सर्वे की आपको ज़रूरत होती है ताकि आप बढ़िया तरीके से काम कर सको। ठीक है, थर्ड है इसमें फाइनेंशियल। टेक्निकल हो गया, कमर्शियल हो गया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। स्क्रूटिनी जो होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, उसमें बेसिकली देखो क्या है ना कि आपको वर्किंग रिजल्ट्स हो गए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पिछले कुछ सालों की अगर एग्जिस्टिंग काम है तो, ठीक है ना। फिर आपको ये सारी चीज़ें जो देखनी होती है, उससे आप क्या क्या देखते हो यार। पहला हो गया कि प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी, दूसरा क्या प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से लाओगे फाइनेंसिंग के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रमोटर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, डेट इक्विटी रेशो, फिर आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसे है। थर्ड हो गया कि आपके जो एप्लीकेंट की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे अगर है तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। फिर हो गया आपका फ्यूचर में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका प्रोजेक्शन करना, कैश फ्लो को देखना कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन पीरियड में, फिर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, डेट सर्विस कवरेज, डोमेस्टिक रिसोर्सेज, चाहे वो फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन एस्पेक्ट्स हो वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की, ये सारी आपको देखनी होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। और लास्ट है इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब देखो अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको इवैल्यूएशन करना होता है कि प्रोजेक्ट क्या कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसकी। लेकिन अगर पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या सोशल ओवरहेड प्रोजेक्ट, तो नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी यानी नेट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट जिसे कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो क्योंकि कई बार क्या है कि वो ना कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और कई बार बराबर रहता है। अब नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, उसमें ना SCBA होता है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर प्रोजेक्ट जो है कुछ पैसा लगाता है नेशन के लिए, कुछ सर्टेन बेनिफिट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब एक प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स देगा एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इन सब से रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करी जाती हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में जो सोशो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो इन बेसिस पे जज की जाती है। 9 पॉइंट्स हैं की एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की कितनी अर्निंग्स या सेविंग्स हो रही हैं, कितना सेल्फ रिलायंस है, बैकवर्ड रीजन्स का डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और जनरल पब्लिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो नहीं, आज की वीडियो का पहला टोटल तीसरा जो हमारा स्टेप था इसमें फिजिबिलिटी स्टडी वो पूरा हो गया है। अब फोर्थ इसमें स्टेप आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये इन डेप्थ एनालिटिकल स्टडी है प्रोजेक्ट की, कि आपकी फिजिबिलिटी स्टडी की बात होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रेजल शुरू करते हो। अब ये जो है ना जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है उससे पहले का काम होता है ये,
इसमें पूरा आपका सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है कि आपकी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के बारे में, उसका पूरा देखते हो कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चल रही है या नहीं है। आपके सारे क्राइटेरिया वगैरह जो पूरे होते हैं, सिलेक्शन, रिजेक्शन, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक एवैल्यूएशन है वो उस डेटा के बेसिस पे बनती हैं जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज पे आपको मिलते हैं उसके एंड में। तो अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? ये रिपोर्ट जो है जिसमें जो नई इस्टेब्लिशमेंट्स है या फिर एक ऑलरेडी अगर बिजनेस चल रहा है तो वो क्या एक्सपैंड कर रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जो एंटरप्रेन्योर है उसके कंसल्टेंट्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस से इसको बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना लोन्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो उसके लिए काफ़ी काम आती है, और गवर्नमेंट से क्लियरेंस वगैरह लेनी हो तो उसमें भी काम आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होता है यार? एंटरप्रेन्योर का नेम, एड्रेस, हिस्ट्री, बाकी डिटेल्स, समरी प्रोजेक्ट की, फिर आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स है उसके इनपुट्स क्या होंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, लोकेशन, प्लांट, मशीनरी, वाटर, पावर, मटेरियल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस, एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, मार्केटेबिलिटी हो गई, टोटल इनकम, ऑपरेटिव नेट प्रॉफिट, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट, फिर मार्केटिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट डिमांड, न्यू मार्केट जो है वो कैसी अगर अवेलेबल होगी तो कैसी होगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कंपटीशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, फिर प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इकोनॉमी के हिसाब से, अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल होगा तो वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। तो पूरा आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल ये होता है। फिफ्थ इसमें स्टेप निकल के आता है प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर बनाता है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं नई एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में जो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ना जो आपके प्लान्स हैं उनका इंटीग्रेशन होता है, अलग अलग एरियाज़ होते हैं ना, जैसे आपके फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह, उनका इंटीग्रेशन। तो इसमें ना आपके सारे ओनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के, और ऑर्गेनाइजेशन प्लान भी वो शो करता है। अब यार सामने आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स मतलब क्या, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रपोज्ड बिजनेस प्लान है, जैसे इसमें ना 8 दिए हुए हैं, ठीक, आप एग्जाम्पल की तरफ इसको समझ सकते हो। बिजनेस प्लान है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं। जो बिजनेस प्लान है उसमें क्या क्या पर्पसेस वो क्या करता है, सर्व करता है। 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कहता है ये आपको फ्यूचर में क्या क्या एक्शंस लेने हैं उसका ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेज करने में एंटरप्रेन्योर को गाइड करता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस वेंचर के लिए, उसके लिए गाइड बनता है ये। फिर अगर आपके जो अलग अलग स्टेजेस पे प्रोग्रेस को मेजर करने में मदद करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स, लेंडर, सप्लायर से कम्युनिकेट करना है, तो वो सब जो है बिज़नेस के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। तो बिज़नेस प्लान आपका ये चीज़ें सॉल्व करता है। अब बिज़नेस प्लान बनाते हुए जो एंटरप्रेन्योर है उसको पूरा अच्छे से देखना पड़ता है कि वेंचर किस बारे में है भैया, मतलब सारी चीज़ें उसको ना अच्छे से देखनी चाहिए कि क्या बना के बेचना चाहता है वो। तो बिज़नेस प्लान जो है वो जो है उसमें ना आपको स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स हो गए, वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से मैच करना चाहिए। जो लोगों को चाहिए वही बनाओ, आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए सब ठीक रहे, कस्टमर्स वगैरह के लिए ठीक रहे, सप्लायर के लिए ठीक रहे। अब ये जो है पूरा आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि जो प्रपोज जो बिज़नेस है आपका, क्या उसका नेचर है, मार्केट का क्या साइज़ है, कंपटीशन कितना है। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है इंजीनियर से, मार्केटिंग एक्सपर्ट से, अकाउंटेंट से, लॉयर से अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए। अब बिजनेस प्लान जो है वो उसमें सारी आपकी चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज़, कस्टमर सिनेरियो, मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट सर्विस जो आप ऑफर करोगे, सेल्स फोरकास्ट हो गए, फिर ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सारे हो गए। अब प्लान जो होगा आपका उसमें सारी चीज़ें होगी, और क्या क्या होगा उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी, प्राइसिंग डिसीजन वगैरह सारे आपके उसके अंदर आते हैं। अब कंप्लीट बिजनेस प्लान डिस्क्राइब करेगा कि कौन ये जो है ना ये सारा काम करेगा, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन। दूसरे शब्दों में सिंपल मैं कहूँ आपको तो ये एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि भैया कौन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और लास्ट इसमें स्टेप आता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब देखो बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हुए जो एंटरप्रेन्योर है वो जो है, अब ये हो गया ना बिजनेस प्लान हो गया आपका, तो उसके बाद अब एंटरप्राइज को लॉन्च करेगा। अब इस स्टेज पे क्या है कि आपको जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनके लिए प्रिपेयर करोगे यार। आप इक्विपमेंट एंड मशीन है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है इक्विपमेंट एंड मशीन्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करना है,
कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, मशीनरी, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग, ट्रायल रन, सारी चीज़ें इसमें आपकी होती हैं। तो प्लांट कमीशनिंग जो है ना, इसमें एक होता है प्लांट कमीशनिंग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्रिटिकल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जनरली काफ़ी पैसा लगता है, और इसलिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ये सारा काम कर सको। आप इक्विटी शेयर से भी कर सकते हो, डिबेंचर से भी कर सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो लोन। अब जो प्रोजेक्ट जब उसका कमीशन शुरू हो जाता है आपका प्रोजेक्ट, तो ऑपरेशनल फेज़ उसका चालू होता है। शॉर्ट रन में जो ऑपरेशनल फेज़ है वो अपने स्मूथ और अनइंटरप्टेड ऑपरेशन से लेना देना होता है उसका, कि आपका जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सब सही से चल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के नॉर्म्स जो हैं उसके सही हैं, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस पूरी कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रोग्रेस है। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करूँ तो इसमें ना और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कितना पैसा लग रहा है, टाइम शेड्यूल, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनली एंटरप्राइज लॉन्च हो चुकी है और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उम्मीद नहीं थी मुझे 16 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरी हो जाएगी, लेकिन चलो अच्छी बात है, हो गया, हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। 16 मिनट इसके 10-12 मिनट उसके, कुल मिला के आधे घंटे से कम में हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है। बहुत ही बढ़िया बात। इतनी मेहनत करिए यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको नीचे लाइक, सब्सक्राइब, जो लाइक डिसलाइक का बटन होता है, उधर आपको थैंक्स का बटन दिख रहा है तो वहाँ से आप सपोर्ट भी कर सकते हो। नहीं दिख रहा है बटन, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद दिखने लगेगा। और हमारा 8th चैप्टर पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में 9th चैप्टर शुरू करेंगे, प्लानिंग वाला। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, वीडियो सबके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबका होना चाहिए ना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।